हम लोग डेथ ऑफ पार्टनर का रिवीजन करेंगे पार्टनरशिप में। ये चैप्टर रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर से मिलता जुलता चैप्टर है, लगभग वही है, बहुत थोड़ा बहुत अंतर है इसमें। इस चैप्टर का सारांश रिटायरमेंट की तरह ही है। यहाँ भी मृत साझेदार का हिसाब करना है। रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर में रिटायरिंग पार्टनर का हम लोग हिसाब कर रहे थे, यहाँ डिसीज्ड पार्टनर मृत साझेदार का हिसाब करना है। तो जिस तरह से रिटायरिंग पार्टनर का हिसाब हुआ वैसे ही डिसीज्ड पार्टनर का हिसाब होगा। हम डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट खोलेंगे। डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मृत साझेदार के पूंजी खाते को ओपनिंग बैलेंस में कुछ चीज़ों को जोड़ेंगे, कुछ चीज़ों को घटाएंगे, तब जाकर उसका हिसाब निकलेगा। ओपनिंग बैलेंस कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट में लिखेंगे। बाई बैलेंस बीडी। बाई बैलेंस बीडी लिखने के बाद जितना चीज़ जो फ़ायदे मिलने हैं मृत साझेदार को, जिन चीज़ों में शेयर मिलना है मृत साझेदार को, वे सारी चीज़ें जोड़ी जाएंगी। जैसे अगर पहले से रिजर्व फंड जनरल रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस है बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में, तो उसमें इसका हिस्सा होगा बाई रिजर्व फंड ऑब्लिक जनरल रिजर्व बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अविभाजित लाभ में हिस्सा होगा ये, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट में हिस्सा होगा। अगर बैलेंस शीट के एसेट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस है तो यानी वो लॉस है, उसमें हिस्सा घटेगा टू प्रॉफिट एंड लॉस। लॉस है ये, और ये प्रॉफिट है। अगर बैलेंस शीट में पहले से गुडविल दिया है, जिसको हम लोग एग्जिस्टिंग गुडविल कहते हैं, यानी गुडविल का लेखा पहले भी हुआ है कभी, तो उसको समाप्त करेंगे, उसको ख़त्म करेंगे। ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या टू गुडविल अकाउंट, तो टू गुडविल। ये क्या है भाई? ये गुडविल को राइट ऑफ किया गया, गुडविल रिटेन ऑफ। इसके अलावे दो तीन चीज़ें यहाँ एक्स्ट्रा मिलेंगी रिटायरमेंट के कंपैरिजन में। पूंजी पर ब्याज साल के पहले दिन से लेकर मृत्यु के तारीख तक उतने दिनों का पूंजी पर ब्याज, हम पूंजी पर ब्याज कैपिटल में जुड़ता है तो बीडी वाले साइड में लिखिए आप बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक चीज़ बिल्कुल नया है, अगर साल के अंत में किसी साझेदार की मृत्यु हुई है तब तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना होगा, प्रॉफिट एंड लॉस बना होगा, प्रॉफिट निकला होगा। लेकिन साल के बीच में, साल के दरमियान अगर साझेदार की मृत्यु होती है तो फिर बीच में साझेदारी संस्था का फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो नहीं बना होगा, लेकिन उतने दिनों में बिजनेस से जो लाभ हुआ उसमें तो मृत साझेदार को हिस्सा चाहिए।
तो वह हम अनुमानित लाभ निकालेंगे। उसके कई बेसिस हैं, आधार हैं। जैसे प्रॉफिट बेस है, पिछले साल हमने साल भर में कितना कमाया, 30 साल, 2 महीना, 3 महीना, जितना भी साल के पहले दिन से लेकर मृत्यु की तिथि तक जितना दिन हो या महीना हो, पिछले साल के लाभ के आधार पर उतना दिन या महीना का लाभ निकाल लीजिए, जिसे हम लोग एस्टिमेटेड प्रॉफिट कहेंगे। ज़रूरी नहीं है कि पिछले साल इतना लाभ उतना ही लाभ इस साल होगा, लेकिन मान लेते हैं, अनुमान करते हैं, तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकालेंगे और उसमें डिसीज पार्टनर मृत साझेदार का हिस्सा निकालेंगे। एक तरीका है कि पिछले साल का प्रॉफिट का रेशियो निकाल लीजिए। पिछले साल कितना सेल पर कितना मुनाफा नेट प्रॉफिट हुआ था। अब इस साल के पहले दिन से लेकर मृत्यु के तारीख तक कितना का सेल हुआ, उसी दर से प्रॉफिट निकाल लीजिए आप उस सेल पे, और उसमें हिस्सा निकाल लीजिए मृत साझेदार का। तीसरा तरीका है कि पिछले कई सालों के लाभ का औसत निकालिए, एवरेज प्रॉफिट निकालिए। उस एवरेज प्रॉफिट के आधार पर मृत्यु वाले वर्ष में कुछ महीनों या कुछ दिनों का, सीधे शब्दों में कहें तो साल के पहले दिन से लेकर मृत्यु की तिथि तक का उसी औसत लाभ के आधार पर लाभ निकाल लीजिए कि एवरेज लाभ 76,000 है मान लेते हैं, तो फिर 180 दिन का, 150 दिन का, 173 दिन का लाभ कितना होगा, तो 76,000 × 173 बटा 365। अब साल के पहले दिन से लेकर मृत्यु के तारीख तक जितना दिन हो निकाल लेंगे हम। तो इस तरह से 2-3 तरीके हैं जिसके आधार पर हम साल के पहले दिन से लेकर मृत्यु के तारीख तक का अनुमानित लाभ, एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकालते। ये नया चीज़ है, ये रिटायरमेंट में नहीं था, क्योंकि रिटायरमेंट में जितना भी क्वेश्चन आपने, वहाँ भी हो सकता था, लेकिन वहाँ जितना भी प्रश्न आपने पढ़ा वो सब साल के पहले दिन या साल के आखिरी दिन ही रिटायर कर रहा था। लेकिन मृत्यु की कोई तारीख निश्चित नहीं होती है, कभी मृत्यु हो सकती है। तो अगर साल के आखिरी या पहले दिन मृत्यु होती है तब तो इस अनुमानित लाभ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन साल के बीच में कभी मृत्यु होती है तो अनुमानित लाभ निकलेगा, और इस अनुमानित लाभ में मृत साझेदार को हिस्सा चाहिए। इसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस कहते हैं। तो अगर वो है उसको भी लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस, इसमें हिस्सा इसको मिला। इसके अलावा गुडविल का हम एंट्री बनाएंगे। गुडविल का लेखा ठीक वही होता है जो रिटायरमेंट में होता था। एग्जिस्टिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट DR, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR, वहाँ टू रिटायरिंग पार्टनर था, उसके बदले टू डिसीज्ड पार्टनर हो जाएगा, टू डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। गेनिंग रेशियो में तो हो सकता है कि पूरे फर्म की ख्याति दी गई हो, या हो सकता है क्वेश्चन में यहाँ दे ख्याति का वैल्यूएशन करिए आप, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड या कैपिटलाइजेशन मेथड, तीनों में से किसी मेथड से वैल्यूएशन को दे दे। तो पहले आप ख्याति का वैल्यूएशन करके टोटल फर्म्स गुडविल निकालेंगे, पूरे फर्म की ख्याति निकालेंगे, और उसमें डिसीज पार्टनर यानी मृत साझेदार का हिस्सा निकालेंगे, तब ये एंट्री बनाएंगे। तो इसका भी लेखा होगा बाय एग्जिस्टिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अगर एग्जिस्टिंग पार्टनर 2 या 2 से अधिक हैं तो सबका कैपिटल अकाउंट अलग अलग लिखा जाए। जैसे मान लेते हैं ABC में C रिटायर किया, तो बाय एग्जिस्टिंग पार्टनर की जगह हम क्या लिखेंगे, बाय एज कैपिटल, बाय बीज कैपिटल। तो डिसीज पार्टनर का गुडविल में जो हिस्सा आएगा
उसको किस अनुपात में बांटेंगे? गेनिंग रेशियो, हमेशा याद रखिए गेनिंग रेशियो में बांटेंगे। अब आते हैं, यहाँ भी हम एसेट्स और लायबिलिटी का रीवैल्यूएशन करते हैं। तो एसेट्स और लायबिलिटी का रीवैल्यूएशन करने में अगर रीवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट होता है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट DR2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी उसमें इसका भी हिस्सा आएगा बाय रीवैल्यूएशन प्रॉफिट। अगर रीवैल्यूएशन अकाउंट में लॉस आता है तब तो घटेगा और डेबिट में चल जाएगा। टू रीवैल्यूएशन ब्रैकेट में लॉस, उसमें हिस्सा इसको देंगे। तो और भी अगर कोई चीज़ आप जॉइंट लाइफ पॉलिसी है तो बाई ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी, इसका क्लास हम अलग से बताएंगे फिर से, उसमें इसका हिस्सा आएगा। कैपिटल का एडजस्टमेंट करना है तो आपको पता है कैपिटल का जब एडजस्टमेंट करना होता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले इतना ही पर बैलेंस शीट निकाल लेते हैं, और जो बैलेंस शीट आता है उसको हम लोग कहते हैं एक्चुअल कैपिटल या ओल्ड कैपिटल। फिर हम नए रेशियो के हिसाब से न्यू कैपिटल निकालते हैं, जिसको एडजस्टेड कैपिटल भी कहा जाता है। तब देखते हैं ओल्ड कैपिटल न्यू कैपिटल से छोटा है या बड़ा। अगर छोटा है तो पैसा लाएगा पार्टनर, बड़ा है तो पैसा ले जाएगा पार्टनर। तो कभी कभी कैपिटल का एडजस्टमेंट होता है, और एडजस्टमेंट कैश या बैंक से होता है, कभी कभी एडजस्टमेंट करंट अकाउंट से होता है। तो अगर डेबिट घटा क्रेडिट घटा तो बाई कैश या बैंक या करंट अकाउंट लिखकर हम पूरा करते हैं। और अगर डेबिट घटा पैसा रिफंड करना है टू कैश या बैंक या करंट अकाउंट में हम ट्रांसफ़र करते हैं, है ना। और ये सब करने के बाद हम देखते हैं कि डिसीज पार्टनर का कितना हिसाब आ रहा है। रिटायरिंग पार्टनर की तरह सीधे हम इसको पेमेंट नहीं करते हैं, पेमेंट इसके उत्तराधिकारी को करना है। रिटायरिंग पार्टनर में सीधे हिसाब करने के बाद पेमेंट रिटायरिंग पार्टनर को किया जा रहा था, यहाँ उसको उत्तराधिकारी को करना है। तो टू डिसीज्ड पार्टनर्स एक्सिक्यूटर अकाउंट, कहाँ से है ये बैलेंसिंग फिगर है। तब जाकर इसके खाते को हम लोग बंद करेंगे। अब आते हैं, पेमेंट तो इसको हुआ नहीं। पेमेंट अगर इसको पेमेंट करना है, पेमेंट इसके रिसीव पार्टनर एक्सिक्यूटर के खाते में ट्रांसफर कर दिया। अब रिसीव पार्टनर एक्सिक्यूटर का एक अलग से छोटा सा खाता खोलेंगे। अब डिसीज इसके बाद अब छोटा सा एक्सिक्यूटर का भी खाता हम खोल देंगे, डिसीज पार्टनर एक्सिक्यूटर अकाउंट। ये वाला पोस्टिंग होकर आ जाएगा बाई डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट।
अब आते हैं डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर एग्जीक्यूटर का। यदि एक ही बार में पेमेंट कर देना है तो टू कैश या बैंक अकाउंट करके खाता आप बंद कर दें, फाइनल। लेकिन अगर आपको एक ही बार में पेमेंट नहीं करना है, इसको किस्तों में पेमेंट करना है, धीरे धीरे करके पेमेंट करना चाहते हैं, तो आपको फिर बाय इंटरेस्ट होगा। हर किस्त में 2 एंट्री बनाना पड़ेगा। टू कैश या बैंक होगा, फिर टू बैलेंस सीडी होगा, फिर बाई बैलेंस बीडी होगा, फिर बाई इंटरेस्ट होगा इस साल का। जितने किस्त में चुकाना है उतने साल तक इसको हम बढ़ाते जाएंगे। फिर किस्त चुकाएंगे, तो कैश या बैंक होगा, फिर टू बैलेंस सीडी होगा, फिर खाता बंद करेंगे, फिर तीसरे साल में लेकर आएंगे बाई बैलेंस बीडी, फिर तीसरे साल का ब्याज लेंगे। ये ब्याज हमेशा इस रकम पर निकलेगा। यानी बीडी पर निकलेगा। मान लेते 3 किस्त में चुकाना है, तो अब हम फाइनली टू कैश या बैंक कर देंगे, टू कैश या बैंक, और फाइनली खाता बंद कर देंगे। हम सीडीबीडी नहीं है। लेकिन अगर 4 किस्त 5 किस्त तक ले जाना है तो सीडीबीडी ऐसे ही होते जाएगा। तो एक ही बार में चुका देना है तब तो एक ही बार में टू कैश बैंक यहीं पर सीडीबीडी खत्म, इंटरेस्ट का लेखा नहीं होगा, सीधे बाय डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू कैश या बैंक करके खाता बंद कर दें। किस्तों में चुकाना है तो ऐसे करें। अब आते हैं इसका बैलेंस शीट आप कैसे बनाइएगा। बैलेंस शीट कैसे बनाइएगा। बैलेंस शीट ठीक वैसा ही बनेगा जैसे रिटायरमेंट में हम कल समझाए थे पिछले क्लास में, कि क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट दिया उसको सामने रखिए और एडजस्टमेंट को सामने रखिए, दोनों मिलाकर नया बैलेंस शीट बनाया। क्या क्या परिवर्तन हो सकता है बैलेंस शीट, क्वेश्चन वाले बैलेंस शीट में। क्वेश्चन वाले बैलेंस शीट में जितने पार्टनर होंगे नए बैलेंस शीट में उनमें से एक कम, कैपिटल जब लिखेंगे तो एक कम हो जाएगा। इस मान लीजिए ABC में C की मृत्यु हो गई है, तो क्वेश्चन वाले बैलेंस शीट में A कैपिटल, B कैपिटल, C कैपिटल तीनों की पूंजी होगी, लेकिन यहाँ आपको केवल A कैपिटल और B कैपिटल लिखना है, C नहीं। हाँ, अगर C का भी पेमेंट नहीं किया गया है, उस पैसा बाकी है, तो अलग से सीज कैपिटल नहीं लिखेंगे, लायबिलिटी साइड में सीज एक्सिक्यूटर अकाउंट लिखेंगे। इसके अलावा क्वेश्चन वाले बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में देखेंगे कि कौन कौन सा ऐसा आइटम है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कौन कौन सा आइटम है जो दूसरे किसी कैपिटल अकाउंट में जाकर मर्ज कर गया, कौन कौन सा ऐसा आइटम है जिसमें परिवर्तन हुआ, कौन कौन सा ऐसा आइटम है जो बैलेंस शीट में नहीं था लेकिन नया बैलेंस शीट में दिखाना है, एडजस्टमेंट से लाना, इस सब पर चर्चा करेंगे। तो जिस आइटम में कोई परिवर्तन नहीं हुआ उसको ज्यों कहते हैं उतार देंगे। जिस आइटम में कोई परिवर्तन हुआ है, मतलब इंक्रीज डिक्रीज हुआ है, तो इंक्रीज डिक्रीज करके नया वाला फिगर दिखाएंगे। जो आइटम किसी दूसरे खाते में मर्ज कर गया, जैसे रिजर्व फंड, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, ये कैपिटल अकाउंट में मर्ज कर जाता है, उसको नए बैलेंस शीट में नहीं दिखाएंगे। अगर किसी लायबिलिटी का पेमेंट कर दिया गया है, उसको बैलेंस शीट, नए बैलेंस शीट में नहीं दिखाएंगे। एडजस्टमेंट में कोई नया लायबिलिटी दिया है जो पहले से क्वेश्चन वाले बैलेंस शीट में नहीं था, उसको दिखाएंगे, उसको नए बैलेंस शीट में दिखाएंगे। ठीक यही काम एसेट साइड में करेंगे। जो आइटम किसी दूसरे खाते में मर्ज कर गया उसको नहीं दिखाना। जैसे एसेट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस यानी लॉस दिया है तो वो कैपिटल अकाउंट में चला गया, उसको अब नहीं दिखाना है। एसेट साइड में गुडविल दिया है जिसको हम लोग एग्जिस्टिंग गुडविल कहते हैं, वो भी कैपिटल अकाउंट में राइट ऑफ हो गया, उसको भी नहीं दिखाना है। जो आइटम में इंक्रीज डिक्रीज हुआ है उसको घटा के दिखाना है, बढ़ा के दिखाना है।
जिस आइटम में कोई परिवर्तन नहीं हुआ उसको ज्यों का त्यों दिखा देना है। कुछ ऐसे आइटम होते हैं जो सेल कर दिए गए, ख़त्म हो गए, जैसे इन्वेस्टमेंट है, जैसे स्टॉक है, क्वेश्चन लिखा है इनको बेच दिया गया नकदी, तो उसको अब नहीं दिखाना है क्योंकि उसका पैसा कैश में चला जाएगा। जो आइटम पहले से बैलेंस शीट में नहीं था लेकिन एडजस्टमेंट में लिखा है उसको नए बैलेंस शीट में दिखाना है। कैश या बैंक में अगर कोई चेंजिंग हुआ है, जैसे रिसीव पार्टनर को पेमेंट किया गया है तो घटा कर दिखाना है, कोई संपत्ति बेचे हैं तो जोड़ के दिखाना है, किसी लायबिलिटी का पेमेंट किया है तो घटा के दिखाना है। तो इस तरह से 5-6 टॉपिक हैं। कैपिटल अकाउंट है, बिल्कुल नया बैलेंस उसका होगा, उसको दिखाना है। कुछ आइटम ऐसे होंगे जिसमें परिवर्तन हुआ, इंक्रीज डिक्रीज हुआ, उसको इंक्रीज डिक्रीज करके दिखाना है दूसरा। तीसरा, कुछ आइटम ऐसे हैं जो किसी दूसरे खाते में मर्ज कर दिए गए, जैसे रिजर्व फंड, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, सीआर बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, डीआर बैलेंस, गुडविल, ये सब बैलेंस शीट के अंदर है तो सब कैपिटल अकाउंट में मर्ज कर जाता है, इसको नया बैलेंस शीट में नहीं दिखाना है। चौथा, कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें लायबिलिटी है तो पेमेंट कर दिया गया, एसेट्स है तो सेल कर दिया गया, उसको भी नया बैलेंस शीट में नहीं दिखाना है। और जिस आइटम में परिवर्तन हुआ है, इंक्रीज डिक्रीज हुआ, उसको इंक्रीज डिक्रीज करके दिखाना है। और जो आइटम पहले से नहीं था लेकिन अब नया क्रिएट हुआ है, तो लायबिलिटी है तो लायबिलिटी साइड में नए बैलेंस शीट में दिखाना है, एसेट्स है तो एसेट साइड में नया बैलेंस शीट में दिखाना है। तो इस तरह से नया बैलेंस शीट बनाना है, ठीक उसी तरह से जैसे रिटायरमेंट में था। अब कुछ नया चीज़ हम लोग कल पढ़ेंगे, अगले क्लास में पढ़ेंगे।